वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम फिलिप लार्किन की पोएम डॉकरी एंड सन को डिस्कस करेंगे। ये 6 ऑक्टेव्स पर कंसिस्टेड है। ऑक्टेव का मतलब है 8 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो इस पोएम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 48। अब हम आते हैं इसके टेक्स्ट की जानिब। यानी इस पोएम में पोइट एक डॉकरी नामी शख्स को याद करता है जब वो कॉलेज में पढ़ा करते थे। अब उस डॉकरी का बेटा यहाँ पढ़ता है। पोइट कहता है, डॉकरी वॉज जूनियर टू यू वॉजंट ही, सेड द डीन। डीन जो था उसने पूछा, यानी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था उसने मुझसे पूछा, यानी नरेटर से पूछा कि क्या जो डॉकरी है वो तुमसे जूनियर था ना। हिज सन्स हेयर नाउ, अब यहाँ उसका बेटा आ गया है, यानी डॉकरी का बेटा अब यहाँ पढ़ता है। डेथ सूटेड विजिटेंट, वो मौत के लिबास में मलबूस होकर आया है और एक मेहमान है। आई नोड, मैंने हाँ में सर हिलाया। एंड डू यू कीप इन टच विद, और क्या तुम्हारा उस डॉकरी से कोई राब्ता है। और रिमेंबर हाउ ब्लैक गाउन, और क्या तुम्हें याद है कि किस तरह से वो स्याह रंग के गाउन को पहनकर आता था। अनब्रेकफास्टेड, बगैर नाश्ता किए ही आ जाता था। एंड स्टिल हाफ टाइट, और अभी वो मुकम्मल तौर पर चुस्त नहीं हुआ होता था, यानी अभी भी मदहोशी की हालत में होता था, उसकी नींद पूरी नहीं हुई होती थी। वी यूज़ टू स्टैंड बिफोर दैट डेस्क, हम उस डेस्क के सामने खड़े होते थे। टू गिव, देने के लिए। आवर वेरिएंट ऑफ दीज इंसिडेंट्स लास्ट नाइट, यानी पिछली रात, गुज़िश्ता रात जो भी वाक़यात होते थे हम उन पर अपने तासुरात, अपनी राय दिया करते थे। आई ट्राई द डोर ऑफ वेयर आई यूज़ टू लिव, मैंने उस दरवाज़े को नॉक किया, उस दरवाज़े को खटखटाया और उसमें अंदर दाखिल होने की कोशिश की जहाँ पर हम रहा करते थे। लॉक्ड, वो दरवाज़ा तो लॉक्ड था, यानी से ताला लगा हुआ था। द लॉन स्प्रेड्स डेजिंगली वाइट, और जो लॉन था वो काफ़ी वसी तौर पर फैला हुआ था और वो काफ़ी चमक रहा था, यानी इसका मतलब है काफ़ी महंगा था, उसको काफ़ी टाइल्स वगैरह लगा के डेकोरेट किया गया था जो वो चमक रहा था। अननोन बेल चाइम्स, फिर एक जानी पहचानी घंटी की आवाज़ सुनाई दी। आई कैच माई ट्रेन इग्नोर्ड, जिसे बेल को मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि अब मैंने अपनी ट्रेन पकड़नी थी। कैनाल्स एंड क्लाउड्स एंड कॉलेजेस सबसाइड स्लोली फ्रॉम व्यू, तमाम नहरें, बादल और जो कॉलेजेस थे वो अब मेरे नज़र से काफ़ी ओझल होना शुरू हो गए और ये काम आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था, यानी शुरू में ट्रेन ज़रा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। बट डॉकरी, गुड लॉर्ड, लेकिन बाय गॉड, यानी खुदा की कसम, जो डॉकरी था, एनीवन अप टुडे मस्ट हैव बीन बोर्न इन 43, वो 43 में पैदा हुआ होगा। व्हेन आई वाज 21, जब मेरी उम्र 21 बरस थी। इफ़ ही वाज यंगर, अगर वो छोटा था, मुझसे छोटा था। डिड ही गेट दिस सन एट 19-20, तो शायद उसने 19 या 20 साल की उम्र में ये बेटा ले लिया होगा, यानी ये बेटा उसके यहाँ पैदा हो गया होगा जब उसकी उम्र 19 या 20 साल थी। वॉज ही दैट विदड्रॉन, क्या वो इतना अलग थलग था, इतना आइसोलेटेड था, इतना तन्हा रहने वाला शख्स था। हाई कॉलर्ड, वो हाई कॉलर था, ऊंचे कॉलर पहनने वाला लड़का था, यानी वेल ड्रेस्ड था। पब्लिक स्कूल बॉय, वो पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला शख्स था। शेयरिंग रूम्स विद कार्टराइट हु वॉज किल्ड, उसने अपना कमरा कार्टराइट के साथ शेयर किया जो कि बाद में मारा गया था। वेल, ठीक है, इट जस्ट शोज़, इससे यही चीज़ साबित होती है। हाउ मच हाउ लिटिल, कितना ज़्यादा कितना कम। यॉर्निंग, वो जमाई लेता था। आई सपोज, मेरा ख्याल है। आई फेल अस्लीप, जब मैं सो जाता था तो वो जमाइयाँ ले रहा होता था। वेकिंग एट द फ्यूम्स, और फिर वहाँ से धुआं उठना शुरू हो जाता था। एंड फर्नेस ग्लेयर्स ऑफ शेफिल्ड, और फिर शेफिल्ड की जो भट्टी थी उसकी चमक में। वेयर आई चेंज, जहाँ मैं अपने कपड़े तब्दील किया करता था। एंड एट एन आफुल पाई, और फिर एक बहुत ही बदजायका किस्म का समोसा या कचौरी खाया करता था, या पेस्ट्री टाइप कोई चीज़ खाया करता था। वहाँ भट्टी का धुआं भी होता था। एंड वॉकड अलॉन्ग, हम साथ साथ चलते थे। द प्लेटफॉर्म टू इट्स एंड टू सी द रेंज्ड जॉइनिंग एंड पार्टिंग लाइन्स रिफ्लेक्ट आ स्ट्रॉन्ग, यानी फिर हम वो जो ट्रेन की पटरियाँ थी
वो बड़ी तरतीब से होती थी। वो कभी मिलती और कभी तरतीब से जुदा हो जाती। हम उनके साथ साथ चला करते थे और हम इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा करते थे। अनहिंडर्ड मून, और बिना रोक टोक के जो चाँद था उसके बारे में सोचा करते थे। टू हैव नो सन, और उसका तो कोई बेटा भी नहीं था। नो वाइफ, और ना ही कोई बीवी थी। नो हाउस और लैंड स्टिल सीम्ड क्वाइट नेचुरल, और बेटे का ना होना, बीवी का ना होना, घर का ना होना और ज़मीन का ना होना, ये सब चीज़ें मुझे फितरी और कुदरती ही दिखाई देती थी। यानी मेरे लिए इन चीज़ों की कोई किसी किस्म की वैल्यू नहीं थी। ओनली अ नमनेस रजिस्टर्ड द शॉक ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ मच हैड गॉन ऑफ लाइफ। सिर्फ़ एक हल्की सी बेहिसी थी, एक सनसनाहट थी जिसने ज़िंदगी की काफ़ी सारी चीज़ें गुज़र चुकी थीं, और मैंने इस सदमे को भी महसूस किया था। यानी मैंने ऐसे सदमों को भी महसूस किया जिसमें ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें चली गईं और ये एक बेहिसी वाली कैफियत हो गई थी। यानी ज़िंदगी के तमाम नुकसानात का अब हम मुझ पर कोई असर नहीं था। हाउ वाइडली फ्रॉम द अदर्स डॉक्टरी नाउ, अब जो डॉक्टरी है वो दूसरे लोगों से बहुत दूर चला गया है। ओनली 19 ही मस्ट हैव टेकन स्टॉक ऑफ व्हाट ही वांटेड, सिर्फ 19 बरस की उम्र में उसने सब कुछ वो हासिल कर लिया जो वो हासिल करना चाहता था। वो सब कुछ सीख लिया जो वो सीखने चाहता था। एंड बिन कैपेबल, और वो अब इस काबिल हो गया है। ऑफ नो दैट्स नॉट द डिफरेंस, नहीं ये फ़र्क नहीं है। रादर, बल्कि हाउ, कि किस तरह से। कन्विंस्ड ही वॉज, वो बहुत ज़्यादा कायल था, उसने यकीन कर लिया था। ही शुड बी एडेड, कि उसे शामिल कर लिया जाना चाहिए। टू वाई डिड ही थिंक एडिंग मेंट इंक्रीज, वो ये क्यों सोचता था कि दाखिल करने का मतलब, शामिल करने का मतलब इजाफ़ा है। हालांकि जब हम किसी चीज़ को शामिल करते हैं तो उससे बज़ाहिर तो इजाफ़ा हो जाता है, लेकिन उससे क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। बहुत ज़्यादा रश की वजह से क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। टू मी, मेरे नज़दीक, इट वॉज़ डिल्यूशन, ये कमी थी, यानी ये तखफीफ थी, क्योंकि इससे ज़्यादा लोगों के जमा होने से क्वालिटी में और तवज्जो में फ़र्क आ जाता है। वेयर डू दीज इन्नेट अजम्पशंस कम फ्रॉम, ये जो नेचुरल किस्म के अंदरूनी और फितरी मफरूज़े हैं, अजम्पशंस हैं, जो चीज़ें हम खुद ही फ़र्ज़ कर लेते हैं, ये चीज़ें कहाँ से आती हैं। नट फ्रॉम वट, ये नहीं समझ आती कि ये कहाँ से आती हैं। वी थिंक ट्रूएस्ट, हम इनको सबसे सच्चा समझते हैं। और मोस्ट वांट टू डू, और सबसे ज़्यादा हम इन्हीं कामों को करना चाहते हैं। यानी इन फितरी जो मफरूज़े हैं इनके बारे में ख़ुद ही हम उलझन का शिकार रहते हैं, ख़ुद ही सोचते रहते हैं। दोज रैप टाइट शट, और ये मुकम्मल तौर पर बंधे होते हैं। लाइक डोर्स, दरवाज़ों की मानिंद बंद होते हैं। दे आर मोर अ स्टाइल, अब ये एक स्टाइल बन चुका है, ये एक आदत बन चुकी है। आवर लाइव्स ब्रिंग विद देम, हमारी ज़िंदगियाँ इन्हीं आदात के साथ चलती हैं। हैबिट फॉर अ वाइल, ये एक आदत है जो कि एक लम्हे के लिए, एक वक्त के लिए होती है। सडनली, अचानक, दे हार्डन इनटू ऑल वी हैव गॉट, यानी जो चीज़ें हम हासिल कर लेते हैं, जो कुछ हमारे पास होता है, अचानक को सब कुछ हम बन जाते हैं। यानी जो कुछ हमारे अंदर होता है हम वही बन जाते हैं, वही सब कुछ बन जाते हैं। यानी जिस बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं वही हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। एंड हाउ वी गोट इट, और हमने ये सब कुछ कैसे हासिल कर लिया। लुक बैक ऑन, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं। दे रियर, तो ये चीज़ उभर कर हमारे सामने आ जाती है। लाइक सैंड क्लाउड्स, रेत के बादलों की तरह। थिक, जो कि बहुत गाढ़े होते हैं। एंड क्लोज, और एक दूसरे के पास होते हैं। एम्बॉडिंग, और जिस्मानी शक्ल में हमें दिखाई देते हैं। फॉर डॉक्टरी अ सन, फॉर मी नथिंग, अब जो उस डॉक्टरी का बेटा था वो उसके लिए तो सब कुछ था, लेकिन मेरे लिए उसकी कोई हैसियत नहीं थी। यानी एक चीज़ की एक शख्स के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, लेकिन दूसरे के लिए वो बिल्कुल बेकार होती है। नथिंग विद ऑल आ सन्स हार्श पैट्रोनेज, बेटे की तमाम सख्त सरपरस्ती के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं था। यानी बच्चों पर ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत होती है उनकी निगहदाश्त और हिफाजत के लिए। लाइफ इज़
फर्स्ट बोर्डम, ज़िंदगी शुरू में यानी बचपन में तो बहुत ही ज़्यादा बोरियत वाली होती है। देन फियर, फिर हमें खौफ आने लगता है। वेदर और नॉट वी यूज़ इट इट गोज़, हम चाहे इस ज़िंदगी में अपने कीमती वक्त को इस्तेमाल करें या ना करें, ये ज़िंदगी ने और इसके वक्त ने तो आखिरकार गुज़र ही जाना है। एंड लीव्स व्हाट समथिंग हिडन फ्रॉम अस चूज़, और जो कुछ छुपी हुई चीज़ है वो हमने अपने लिए मुंतखब की होती है, वो चीज़ छोड़ देती है। एंड एज, और फिर बुढ़ापा आता है, बूढ़ी उम्र आ जाती है। एंड देन, और फिर द ओनली एंड ऑफ एज, फिर हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। यानी इस ज़िंदगी का हमने इंतखाब किया होता है, ये छुपी होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें छोड़ देती है। पहले बुढ़ापा आता है और उसके बाद मौत वाक़ई हो जाती है। इस पोइम का टेक्स्ट पढ़ने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं मीटर। इस पोइम में आइम्बिक पेंटामीटर मोस्टली यूज़ किया गया है, यानी 5 आइम्बिक फीट हैं, यानी 10 सिलेबल्स हैं। फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड और सेकंड स्ट्रेस्ड है। इस तरह से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता है। लेकिन इस पोइम में बाकायदा राइम स्कीम यूज़ नहीं की गई। फर्स्ट स्टेंजाज में कुछ हद तक राइम स्कीम मिलती है लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजाज में उसको फॉलो नहीं किया गया। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग एंटिटीज़, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अदा करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में उसने डेथ को पर्सोनीफाई किया है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में ही उसने डेथ सूटेड का जो वर्ड है वो डिटैचमेंट और एलिनेशन यानी तन्हाई का मेटाफर है। इसके बाद लाइन नंबर 25 में उसने अनहिंडर्ड मून का जो वर्ड यूज़ किया है वो अनचेंजिंग और कांस्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ या यूनिवर्स का मेटाफर है, यानी जो यूनिवर्स है इसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर तो पॉइंट को मालूम होता है लेकिन उस पर स्ट्रेस करने के लिए, ज़ोर देने के लिए ये क्वेश्चन रीडर के सामने रखा जाता है। जैसा कि फर्स्ट 2 लाइंस में उसने पूछा है कि क्या जो डॉक्टरी था वो तुम्हारा जूनियर था ना। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। इसका मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत ना हो तो इसे एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत, इसे रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 3 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है डेथ सूटेड विजिटेंट, वो एक डेथ के लिबास में मेहमान था। आई डो नॉट, मैंने सर हिलाया। एंड डू, और क्या। अब वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है यू कीप इन टच विद, और क्या तुम उसके साथ राब्ते में हो। नेक्स्ट है कायूरा। इसका मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक ले तो उसे कायूरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 3 में डेथ सूटेड के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। इसका मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि कोई साउंड प्रोड्यूस करते हों। जैसा कि लाइन नंबर 10 में चाइम्स का वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है अलूजन। इसका मतलब है रेफरेंस या हवाला। जैसा कि लाइन नंबर 1 में डोकरी का अलूजन यूज़ किया गया है, लाइन नंबर 18 में कार्टराइट का, और लाइन नंबर 22 में शिफर्ड का उसने अलूजन यूज़ किया है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना। जैसा कि लाइन नंबर 38 में उसने उसे डोर्स यानी दरवाज़ों के साथ कंपेयर किया है, और लाइन नंबर 41 और 42 में उसने अपने पीछे के मंज़र को सैंड के क्लाउड्स के साथ कंपेयर किया है। उसके बाद लाइन नंबर 19 में उसने हाउ के वर्ड को रिपीट किया है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 21 और 22 एंड से स्टार्ट होती हैं। उसके बाद लाइन नंबर 43 में उसने कंपैरिजन दिया है, कंट्रास्ट दिया है, यानी डॉकरी का जो बेटा है उसके लिए तो वो एक बेटा है लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है यूफेमिज़म। इसका मतलब है किसी बात को बयान करने के लिए कुछ और लफ्ज़ों का सहारा लेना। जैसा कि लाइन नंबर 48 में उसने ओल्ड एज के लिए सिर्फ एज का वर्ड यूज़ किया है, और एंड ऑफ एज जो है वो डेथ के लिए इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 9 में लॉक्ड,
लॉन, ये दोनों वर्ड्स एल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 11 में कैनाल, क्लाउड्स, कॉलेजेस। लाइन नंबर 42 में क्लाउड्स क्लोज। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में डेथ, नॉट, डू, इन तीनों में डी लेटर यूज़ हो रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में अगेन सूटेड, विजिटेंट। लाइन नंबर 7 में इंसिडेंट्स, लास्ट नाइट। लाइन नंबर 9 में लॉक्ड, स्प्रेड्स, डेजिंगली और वाइड, इनमें डी लेटर यूज़ हुआ है। लाइन नंबर 24 में जॉइनिंग, पार्टिंग, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 12 में फ्रॉम, लॉर्ड, इन दोनों में ओ लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 18 में विद, गिल्ड, इट। लाइन नंबर 22 में एंड, एट, एंड, आफुल, अलोंग। लाइन नंबर 24 में जॉइनिंग, पार्टिंग। लाइन नंबर 39 में बिंग, विद, हैबिट। इसके अलावा इमेजेस भी यूज़ किए गए हैं, जैसा कि डेथ सूटेड, विजिटेंट, ब्लैक गाउन, डेस्क, नाइट, डोर, द लॉन, स्प्रेड्स, डेजिंगली वाइट, ट्रेन, इग्नोर्ड, कैनाल, क्लाउड्स, कॉलेजेस, सन, हाई कॉलर्ड, पब्लिक स्कूल बॉय, फ्यूम्स, आफुल पाई, प्लेटफॉर्म, रेंज्ड, जॉइनिंग एंड पार्टिंग लाइन्स, अनहिंडर्ड, मून, सैंड, क्लाउड्स। इसके अलावा हाइपरबोली का भी इस्तेमाल किया गया है। हाइपरबोली का मतलब होता है अपनी स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करना, यानी बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ व तहसीन करना, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना। इसके अलावा पॉइंट ने सिंबल्स भी यूज़ किए हैं, जैसा कि जो डोर है वो पैसेज ऑफ टाइम का सिंबल है, और जो प्लेटफॉर्म है वो ट्रांजिशन और ज़िंदगी के गुजर जाने का यानी पैसेज ऑफ लाइफ का सिंबल है, और जो मून है यानी जो चांद है वो कंसिस्टेंसी का सिंबल है। इसके अलावा पोइट ने आयरनी का एलिमेंट भी यूज़ किया है, जैसा कि डोकरी का जो बेटा है वो कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ को शो करता है, जबकि दूसरी जानब जो स्पीकर है वो इस सोसाइटी में एम्प्टीनेस यानी खला महसूस करता है। इसके अलावा जक्स्टा पोजीशन भी यूज़ की गई है, यानी इस नरेटर की करंट सिचुएशन को पास्ट की सिचुएशन के साथ कंपेयर किया गया है, यानी माजी में वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता था, बहुत ज़्यादा पुरुमीद था, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में एम्प्टीनेस यानी खला है। एंड पर अगर हम इस पोइम के थीम्स को देखें तो इसमें हमें मोर्टेलिटी और पैसेज ऑफ टाइम यानी वक्त के गुजरने का थीम मिलता है, लाइफ ट्रांजिशंस का थीम मिलता है यानी ज़िंदगी किस तरह से तब्दील होती है, आइसोलेशन और एलिनेशन यानी तन्हाई का थीम मिलता है, द सर्च फॉर मीनिंग यानी इंसान जो ज़िंदगी के मुतालिब तलाश करता है इसका थीम मिलता है, और द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस का थीम मिलता है। यहाँ पर यह पोइम कंप्लीट हुई। फिलिप लार्किन की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर फिलिप लार्किन की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए भी इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।